वंदे मातरम दोस्तों। मैं हेमंत सिंह राजावत जबरदस्ती आईएएस और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में अपना दूसरा चैप्टर भारत के भूआकृतिक प्रदेश को चालू कर चुके हैं, उसी में हमने उत्तर में विशाल हिमालय को पढ़ लिया है। अब हम उसका दूसरा पार्ट उत्तर भारत के विशाल मैदानों को पढ़ना चालू करेंगे। उसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में जानकारी दूंगा। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान कहां से कहां तक विस्तृत है, इनकी क्या स्थिति है, किस भाग में इसको विभाजित किया जाता है, उन सारी चीजों का हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत के जो मैदान है इनका निर्माण कैसा होगा, निर्माण या इनकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे बने हैं, कहां तक विस्तृत है, क्या है। तो उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव होने लगा। कहां पर होने लगा? शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में और वहीं पर इन मैदानों का निर्माण हुआ। कहां पर? शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में जो आप सपाट मैदान देखते हैं उसको ही हम उत्तर भारत के विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। तो इनका निर्माण कैसे हुआ? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो अवसादों में कंकड़, पत्थर, बजरी आदि चीजों को बहाकर लाया गया और उनके जमाव या निक्षेपण से शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। इन मैदानों को हम एक नाम से और जानते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान। इन्हीं मैदानों, उत्तर भारत के मैदानों को हम गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि इन जो मैदान है इनका विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार या फैलाव ये कहां से कहां तक फैले। तो ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 3200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। मतलब पश्चिम से पूर्व कहो आप या पूर्व से पश्चिम, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र नदी से सिंधु नदी के बीच में कितनी 3200 किलोमीटर की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम तक इस भूखंड की लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसी भूखंड की अगर औसत चौड़ाई कभी आपसे पूछ ली जाए, चौड़ाई, तो ये कहीं कहीं 160 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़े हैं। ठीक, तो इस प्रकार उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ एवं उनका विस्तार हुआ। तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों का निर्माण कैसे हुआ? गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में होने से इन मैदानों का निर्माण हुआ। इन्हीं मैदानों को हम एक और नाम से जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान। इन मैदानों का विस्तार कहां से कहां तक है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए। इनकी अगर औसत चौड़ाई पूछी जाए तो 160 से 300 किलोमीटर तक। अब इन्हीं मैदानों को हम दो पार्ट्स में या दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।
एक इनके उच्चावच या भौतिक लक्षणों के आधार पर, और एक इनके प्रादेशिक आधार पर। तो हम इस चैप्टर में जो उत्तर भारत के मैदान, इनको हम दो भाग में पढ़ेंगे या दो पार्ट्स में इनके वीडियो बनाएंगे। इसमें एक पार्ट में हम इसके उच्चावच की स्थिति के आधार पर पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तो इनको उच्चावच और भौगोलिक स्थिति के आधार पर दो भागों में भौतिक लक्षण, भौगोलिक प्रादेशिक आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अपन, उच्चावच की स्थिति के आधार पर और भौगोलिक स्थिति। तो उच्चावच में सबसे पहला जो क्षेत्र आता है उसको हम कहते हैं भावर, फिर तराई, बांगर, खादर एवं डेल्टा। और प्रादेशिक आधार पर जो सबसे पहला क्षेत्र पड़ता है राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा नदी का मैदान, और चौथा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो इन उत्तर भारत के मैदानों को हम प्रादेशिक आधार पर या भौगोलिक स्थिति के आधार पर और उच्चावच या भौतिक लक्षणों के आधार पर दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो पहले भाग में जो उच्चावच की स्थिति के आधार पर पार्ट्स हैं भावर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा, और जो प्रादेशिक आधार पर है राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी विशेषताएं, भावर में, तराई में, बांगर में, खादर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जल स्तर क्या होता है, किस प्रकार की फसल या उत्पादित की जा सकती है, या विभिन्न विशेषताएं क्या है इनकी। तो इसमें हम इन सब के बारे में जानेंगे। और भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के मैदान के भौगोलिक क्षेत्र का क्या महत्व है, पंजाब के क्षेत्र का क्या महत्व है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चावच की स्थिति के आधार पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों को। ठीक, तो सबसे पहले हम उच्चावच के आधार पर अध्ययन करेंगे भावर का, फिर तराई, फिर बांगर का, फिर खादर और फिर डेल्टा। ये क्या होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भावर को। भावर सबसे पहले भावर पूछा जाए तो भावर क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक और इनका निर्माण कैसे हुआ है। ये शिवालिक श्रेणी के विस्तार, इनका शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इनका निर्माण कैसे हुआ, जो हिमालयन नदियां हैं उनके अवसादों के जमाव से, कहा शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में। इस भावर क्षेत्र की चौड़ाई, जो चौड़ाई होती है बहुत कम होती है, बहुत कम, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक ही चौड़े होते हैं। 8 से 10 किलोमीटर तक ही चौड़े होते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में जो अवसादों का जमाव होता है, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव होता है, उसके कारण इन क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं
वो उन बड़े बड़े अवसादों, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ बजरी के नीचे से बहने के कारण इन क्षेत्रों में नदियां दिखाई नहीं देती, यानी अदृश्य हो जाती हैं। हालांकि वहां बहती तो है लेकिन भूमिगत रूप से बहती हैं, तो वो दिखाई नहीं देती हैं। तो नदियां इन क्षेत्रों में क्या होती है, नदियां अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी नहीं होता, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो अपसारों का जमाव होता है वो बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी, इन चीजों का जमाव होता है। तो इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती और इन क्षेत्रों से लगातार नदियां बहती रहती हैं। तो यहाँ पर कृषि कार्य करने में काफी कठिनाई होती है। तो इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कृषि कार्य नहीं किया जाता। इन क्षेत्रों की चौड़ाई बहुत कम, लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक ही होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों का विस्तार कहां से कहां तक है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। इनका निर्माण कैसे हुआ है? अवसादों के जमाव से। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, नदियां अदृश्य हो जाती हैं क्योंकि तो भूमिगत रूप से इन अवसादों के नीचे से बहने लगती हैं, जो नॉर्मली नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपना दूसरा क्षेत्र, तराई। दूसरा क्षेत्र तराई। अगर हम बात करें तराई की, तो तराई का विस्तार कहां से कहां तक है? तराई का विस्तार है भावर क्षेत्र के दक्षिण में, भावर क्षेत्र के दक्षिण में जो दलदली एवं दलदली क्षेत्र पाया जाता है, उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में जो अवसाद होते हैं वो काफी छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, बजरी के रूप में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की चौड़ाई ज्यादा होती है। चौड़ाई इन क्षेत्रों की अगर पूछा तो ज्यादा होती, कितनी? लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक इन क्षेत्रों की चौड़ाई होती है। अब भावर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती थी, वह तराई क्षेत्र में ऊपर भूमि के ऊपर आकर बहने लगती हैं। तो भावर क्षेत्र में जो नदियां अदृश्य हो जाती थी, वह भावर क्षेत्र की अदृश्य नदियां तराई क्षेत्रों में प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, यानी प्रकट हो जाती है, यानी दिखाई देने लगती हैं। इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है, कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में होने वाली कृषि में गेहूं, गन्ना, चावल इत्यादि फसलें प्रमुख हैं। ठीक है, तो भावर क्षेत्रों में, तो तराई का विस्तार कहां से? भावर क्षेत्र के दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जो छोटी छोटी, जो बारीक, छोटी नहीं कहेंगे इसको, बारीक कह सकते हैं, बारीक कंकड़ पत्थर मिट्टी से बना हुआ जो मैदान है, उसको हम तराई क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, 10 से 20 किलोमीटर तक लगभग इसकी चौड़ाई होती है। भावर क्षेत्रों में जो नदियां अदृश्य हो जाती है, जो भूमिगत रूप से बहने लगती हैं, भूमि के नीचे से बहने लगती हैं, वो तराई क्षेत्र में पकड़ हो जाती हैं, या तराई क्षेत्र में स्थलीय रूप से बहने लगती हैं। इन क्षेत्रों में कृषि कार्य, ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में होने वाली कृषि में गेहूं, गन्ना एवं चावल प्रमुख है। ठीक, तो ये हो गया तराई क्षेत्र। इसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है बांगर।
तीसरा क्षेत्र है बांगर। बांगर, इन क्षेत्रों को उत्तरी मैदान की उच्च भूमि भी कहते हैं। उच्च भूमि, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि भी कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण पुरानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी है, जो काफी समय पुरानी हो जाती है, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इनका निर्माण हुआ पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, जो नदियों से थोड़ी दूरी पर जाके एकत्रित हो जाती है, या धीरे धीरे उनका जमाव नदी से थोड़ा दूर तक होने लगता है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है। तीसरी बात, इनका विस्तार कहां से कहां तक है? इनका विस्तार है पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। इस भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है? पंजाब या एवं उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसके बाद ये जो क्षेत्र है, इनमें जलस्तर काफी नीचे होता है। इन क्षेत्रों में जलस्तर काफी नीचे होने के कारण इन क्षेत्रों में सिंचाई का इन क्षेत्रों में कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इन क्षेत्रों में जल स्तर होता है, जल स्तर काफी निचला होता है, जिससे कृषि कार्य उपयुक्त भूमि नहीं है। ठीक है, तो कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। बांगर का बेसिक अर्थ ही होता है, शब्द का अर्थ ही होता है ऊसर। ऊसर यानी अनुपजाऊ। ठीक है, इन क्षेत्रों को प्रादेशिक आधार पर, मतलब कहीं कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं जैसे राजस्थान में बांगर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? रेहू या कल्लर भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका भी अर्थ होता है ऊसर। ये जो भूमि होती है, ये जो भूमि है, ये लवणीय भूमि है, लवणयुक्त या खारी भूमि। ठीक है, इसको कहते हैं कल्लर या रेहू भूमि। इसी तरह एक और भूमि होती है भूड़। ऊपर ले देता हूं। भूड़, ये भी राजस्थान में और पंजाब में भूमि होती है। पंजाब में क्षेत्र में मिलती है। ये होती है अपरदन से निर्मित भूमि। अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। ठीक, तो ये बांगर भूमि से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। इसके बाद आते हैं हम खादर। इनको उत्तर के मैदान का क्या कहते हैं? निम्न भूमि। उसको क्या कहते थे? बांगर को उच्च भूमि। इनका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है नई जलोढ़ मिट्टी से, जो नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है। जो नई जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, वो नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में ही संगठित कर दी जाती है या जमाव कर दिया जाता है। उसी से इस भूमि का निर्माण होता है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। वो पश्चिम बंगाल
में है। ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें जो जलस्तर होता है काफी उच्च होता है। कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि है। इन क्षेत्रों में होने वाली कृषि कार्यों में सबसे ज्यादा गन्ना, गेहूं, चावल, तिलहन एवं दलहन। तिलहन और दलहन दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक होता है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जलस्तर काफी अच्छा पाया जाता है। और जलस्तर अच्छा क्यों पाया जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो भूमि है उसमें चीका की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। चीका जो होता है, चीका मिट्टी जो होती है जिसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। जल धारण क्षमता या चीका मिट्टी जिस भी क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र की जल धारण क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस क्षेत्र की जो जल धारण क्षमता अच्छी क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र की मिट्टी में चीका मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो ये था खादर से रिलेटेड कुछ फैक्ट। इसके बाद एक चीज बचती है अपनी डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डेल्टा उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का संचयन या इकट्ठे किए जाते हैं। मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों का जमाव या संचयन जिस क्षेत्र में होता है उसे डेल्टा कहते हैं। ये क्षेत्र प्राय कहाँ पर पाए जाते हैं? जहां नदियों का मुहाना होता है। ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? नदियों के मुहाने पर। मुहाना मतलब जहां पर नदी अपना पानी समुद्र या झील में गिराती है। मतलब जिस जगह नदी अपने साथ बहाकर जो भी अवसाद लाती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी या झील में जाकर मिलती है। तो नदी या झील में जिस जगह पर वो अपना मिलती है जाकर वहां पर इन अवसादों का जमाव होने लगता है। लगभग किस आकार में? त्रिभुज के आकार में। त्रिभुज के आकार की स्थलाकृति होती है। त्रिभुज के आकार की स्थलाकृति में उस पर जमाना चालू कर देते हैं। कहां पर? मुहाने पर। मुहाना क्या होता है? जहां पर नदी अपना सारा पानी किसी समुद्र या झील में मिलाती है जाती है, तो उस जगह डेल्टा का निर्माण होता है। वो भी किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। ठीक है, वो भी किसका हिस्सा है? उत्तर भारत के विशाल मैदानों का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने ये आपको पहला पार्ट, उत्तर भारत के विशाल मैदानों का पहला पार्ट अभी बताया है। इसको मैं, आप चाहें अगर तो मैं इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही बता देता हूँ, है ना, तो इससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा और जो रह गया वो सारी चीजें।
एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। तो आप ये माने कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही है, जो अपने साथ कई प्रकार के अवसाद लेके आती है, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी आदि चीजों को लेकर आती है। तो जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो अपने ये बड़े बड़े अवसादों का जमाव तुरंत जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में चालू होता उसी क्षेत्र में जमाना चालू कर देते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थरों का जमाव चालू होने लगता है, बड़े बड़े अवसादों का। इसी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? भावर। इसी क्षेत्र को अपन कहते हैं भावर। ठीक, इस क्षेत्र भावर कहते हैं। इसके बाद जो इसके बाद चालू होता है जो दलदली क्षेत्र होता है, इसमें बारीक अवसादों का जमाव होना चालू हो जाता है, बारीक अवसादों का जमाव चालू होने लगता है। जो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, दलदली क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई। उसके बाद उसी के बाद जो क्षेत्र चालू होता है तराई के बाद, ये लगभग ऐसा क्षेत्र मान लो तो नदी के रास्ते में जहाँ पर अवसादों का इकट्ठा होना, एक क्षेत्र ये, तो ये जो क्षेत्र है, तो ये जो बिल्कुल नदी के पास वाला क्षेत्र है, जहां पर नदी के द्वारा लाई गई नई जल और मिट्टी का संचयन किया जाता है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम खादक। और नदियों से थोड़ा दूरी पर जो ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते हैं हमको, लगभग थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते हैं, यहाँ पुरानी जल और मिट्टी का जमाव होने लगता है। यहाँ पर पुरानी जल और मिट्टी का जमाव होने लगता है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर। और जब नदी इस क्षेत्र को पार करके किसी समुद्र या झील में जाकर मिलती है तो अपने अवसादों का जमाव त्रिभुजा आकार में लगभग करने लगती है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं डेल्टा। तो पर्वतीय क्षेत्रों से बहकर आने वाली नदी अपने साथ कई तरह के अवसादों को लेकर आती है कि उन अवसादों का जमाव कहाँ पे चालू करती है? वो जैसे ही मैदानी क्षेत्रों में आने लगती है वहीं पर अपने अवसादों का जमाव चालू कर देती है। वहीं पर जो अवसाद, बड़े बड़े अवसादों का जो पहला क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं भावर। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र चालू होता है उसको हम कहते हैं तराई, जो दलदलीय क्षेत्र होता है, जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो दलदली क्षेत्र में जो ह्यूमस की मात्रा होती है, जो खाद बीज की मात्रा होती है, क्योंकि दलदली क्षेत्र है तो वहाँ पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े सब उत्पन्न होते हैं। तो ठीक है, और कृषि के लिए उपयुक्त। उसके बाद जो नदी के क्षेत्र में, नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो नई जल और मिट्टी से निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं खादक। और जो पुरानी जल और मिट्टी से निर्माण होता है, नदी से थोड़ी दूरी पर स्थित होता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर। और जब नदी किसी समुद्र या झील में जाकर अपना पानी गिराती है, जिस मुहाने पर गिराती है, वहां पर वो अपने अवसादों का जमाव करने लगती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो ये मैंने आपको
उच्चावच की स्थिति के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदानों का एक पाठ का विवरण दिया, जिसमें हमने भाबर, तराई, खादर और बांगर को पढ़ा। अब इसका दूसरा पार्ट आता है जो प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, उसका अध्ययन हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ते रहें। इस समय का बहुत अच्छे यूटिलाइजेशन करें, जिससे आप आने वाले एग्जामों में अच्छा से स्कोर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।